गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। हाल ही में हमारे देश में 50 में चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई है। 50 में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ बने हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? ऑप्शन ए है 27 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 28 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 29 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 30 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है 1950 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, ऑप्शन सी है भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन, ऑप्शन डी है भारतीय संविधान के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय संविधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है सांसद, ऑप्शन सी है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन डी है विधि आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 10 मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कर दी गई। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 31। इसका राइट आंसर होगा 33, जो कि ऑप्शन में नहीं है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई थी। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का भी उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति सहित कुल 8 थी। अनुच्छेद 124 एक के प्रावधान के तहत संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 के द्वारा इस संख्या को 11 कर दिया तथा फिर 1960 में बढ़ाकर 14, 1978 में 18 और 1986 में 26 मुख्य न्यायाधीश सहित कर दिया। 2008 में अधिनियम के तहत मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 30 करने का प्रावधान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 25। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुरूप करेगा। अनुच्छेद 124(3) के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। फर्स्ट है वह भारत का नागरिक हो। सेकंड है एक या अधिक उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। या थर्ड है एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। या फोर्थ है वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है लोकपाल, ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी है विधि मंत्री को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) क के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर लिखित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है विधि मंत्री, ऑप्शन डी है भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश के इच्छानुसार, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाली सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष भेजना होता है तथा ऐसे समावेदन की राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 124(4) में लिखा गया है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 124(5) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने तथा तथ्य संबंधी जांच की प्रक्रिया का संसदीय विधि द्वारा विनियमन का प्रावधान है। महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इनके लिए संविधान के अनुसार हटाना शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है सीबीआई की जांच, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच, ऑप्शन सी है भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट पर, ऑप्शन डी है संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के खंड 1B के अनुसार उच्चतम या उच्च न्यायालयों की किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को
लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा का सभापति स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पदमुक्त करने का आधार अक्षमता और असिद्ध कदाचार और प्रक्रिया विहित है, किंतु अक्षमता और कदाचार को परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं, जिनमें उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के महाभियोग संसद में ऐसे समावेदन के रखे जाने तथा न्यायाधीशों के कदाचार या असमर्थता की जांच और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया और ब्यूरो का वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी न्यायाधीश के महाभियोग का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन में उस संसद की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए तथा इस प्रकार के पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात वह न्यायाधीश पदमुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है। ऑप्शन ए है 62 वर्ष, ऑप्शन बी है 63 वर्ष, ऑप्शन सी है 64 वर्ष, ऑप्शन डी है 65 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालयों में यह 62 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। ऑप्शन ए है 60 वर्ष, ऑप्शन बी है 62 वर्ष, ऑप्शन सी है 65 वर्ष, ऑप्शन डी है 70 वर्ष, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया गया है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, ऑप्शन बी है विधि आयोग द्वारा, ऑप्शन सी है संसद द्वारा, ऑप्शन डी है मंत्री परिषद द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संसद द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 125(1) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है। फर्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। सेकंड है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। थर्ड है, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। फोर्थ है, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1 और 3। उच्चतम न्यायालय को देश के संविधान का प्रहरी माना जाता है, अतः उसकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संविधान में कई उपबंध मौजूद हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श आवश्यक होगा। न्यायाधीशों को राजनीति के प्रभाव से दूर रखने के लिए उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिसके लिए संसद में मतदान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। सेकंड है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं
और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना ही एक और ना ही दो। संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है, अतः कथन एक गलत है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 146 एक के तहत तथा उच्च न्यायालयों के अधिकारी तथा सेवक अनुच्छेद 229 एक के तहत संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा या उसके द्वारा निर्दिष्ट न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तथापि अनुच्छेद 146(5) के तहत जहां उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचय निधि पर भारित होता है, वहीं अनुच्छेद 229(3) के तहत उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। इस प्रकार कथन दो भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। ऑप्शन ए है केवल सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी है केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, ऑप्शन डी है किसी भी न्यायालय में नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय एवं अन्य उच्च न्यायालयों जिस उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश रहे हों उसे छोड़कर अन्य न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है विधि मंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है एवं किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए है राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, ऑप्शन बी है लोकसभा की सलाह पर, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात जिसने राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे की जाती है, परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में वे मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श आवश्यक है। वर्ष 1993 में दिए गए एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश की सलाह सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश के साथ संचालित कोलोजियम की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया। 1998 में मुख्य न्यायाधीश की सलाह को व्याख्यायित करते हुए मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के
4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश को कॉलेजियम का परामर्श आवश्यक होने का निर्णय दिया गया। साथ ही राष्ट्रपति को इस अनुशंसा को पुनर्विचार हेतु सर्वोच्च न्यायालय को वापस भेजने की छूट दी गई, परंतु पुनर्विचार के बाद भी पुनः वही नाम प्रस्तावित किए जाने पर राष्ट्रपति उसे स्वीकृत करने के लिए बाध्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? ऑप्शन ए है 1993, ऑप्शन बी है 1996, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है 2004। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1993। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उच्चतर न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए वर्ष 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया। वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बना यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की स्थापना का निर्णय दिया गया। इस निर्णय के तहत मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम निर्धारित किया गया था, जिससे 1998 में विस्तारित कर मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से संचालित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या है, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? ऑप्शन ए है संविधान के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण का राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, ऑप्शन सी है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन डी है विधि आयोग का प्रतिवेदन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतम न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी। इस आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को बियप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब ऑप्शन ए है कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, ऑप्शन बी है अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपबंध नहीं होता, ऑप्शन सी है न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, ऑप्शन डी है न्यायालयों के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 127(1) के तहत यदि किसी समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति कोरम प्राप्त न हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उस उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र हो, सर्वोच्च न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीश के रूप में नामित किया जा सकता है। तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, अन्य न्यायालयों के लिए नहीं। दूसरी ओर अपर या अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालयों में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय में,
ऑप्शन सी है जनपद तथा सत्र न्यायालयों में। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5। संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत यह प्रावधानित है कि जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारबन प्रश्न अंतर्विलित है, उसका विनिश्चय करने के लिए या संविधान के अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्शहीन निर्देश के लिए सुनवाई करने हेतु बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।